नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और बहस और चर्चा का विषय इस बात को लेकर है कि आखिर जो तीसरी लहर के बारे में इधर उधर से जो हवाएं आ रही हैं उसके बारे में क्या आप सोच रहे हैं। आपकी भी चिंता उतनी ही है जितनी चिंता हम यहां बैठकर कर रहे हैं। और तीसरी लहर को मत बुलाओ हम क्यों लिख रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि जो घटते हुए आंकड़े थे एक बार फिर स्पीड में है और जो आंकड़ों की बिल्डिंग है वो काफी ऊंची दिख रही है, आसमान से बातें करते हुए। तो ऐसे में चिंता का सबब यह है कि आप अनलॉक के बाद जो जागरूकता आपने हटा दिया, उसे ताक पर रख दिया, उस पर बातचीत हो जाए। कुछ ग्राफिक्स संदेश के जरिए हम आपको जरा दिखाते हैं वस्तु स्थिति बिहार की क्या है और बिहार ग्राफ के मामले में कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। तारीख दर तारीख हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों बढ़ने लगे मामले अनलॉक के बाद, यह हम आपको बता रहे हैं कि हर जगह गाइडलाइंस की अनदेखी हुई है, यह आप भी मानेंगे। दुकानों और हाट में लोगों की भारी भीड़, ये तस्वीरें लगातार चलती रहीं। कोरोना भूलकर सामान्य दिनचर्या में सभी लोग लौट आए, कोरोना तो था ही नहीं। पुलिस का धावा दल भी कहीं नजर नहीं आया जो मना कर पाए, उस भीड़ को नियंत्रित कर पाए। चेहरे पर मास्क नहीं दिखा, इन नियमों का पालन करते हुए लोग नहीं दिखे और अनलॉक के बाद एक भारी लापरवाही देखने को मिली। तो हम ये बता रहे हैं कि आखिर ये क्यों मामले बढ़े। नए मामलों में टॉप 5 जिले देख लीजिए, कहीं आपका जिला तो नहीं है। पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, सहरसा, इसके बाद लखीसराय, ये 5 टॉप 5 जिले हैं जहां मामले अभी भी बरकरार हैं। यानी कि यहां के लोगों को निश्चिंत होने की तो तनिक भी जरूरत नहीं है, यह बात बिल्कुल क्लियर है। अगली स्लाइड हम लाते हैं। अगली स्लाइड हम आपको ला रहे हैं कि अपडेट जरा देखिए। 7 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें 7 लाख से ज्यादा संक्रमित कोरोना को मात भी दे चुके हैं, यानी संख्या अब घट रही थी। कुल 9,565 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई, यह बेहद दुखद खबर है। 24 घंटे में बिहार में 2704 एक्टिव मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 24 घंटे में ही 298 संक्रमण के नए मामले सामने आए जो चिंता बढ़ा रहे हैं। मई महीने में अगर देखें तो ये जो संख्या है 2,22,000 के करीब थी। 23 जून तक कुल संक्रमितों की संख्या हो गई 1,37,044। इसके बाद देखिए 23 दिन में किस तरीके से कोरोना को कितने लोगों ने मात दी, वो रिजल्ट है। और 23 दिन में 4,402 लोगों की मौत हुई, ये एक दुखद खबर है। रिकवरी रेट हम आपको बता रहे हैं, ये बढ़ा है, 1.33% बढ़ा है और रिकवरी रेट बढ़कर फीसदी के मामले में 98.30 तक पहुंच गया है। चलिए, जागरूकता से आप बच सकते हैं, मास्क लगाएं, कोरोना भगाएं। पहला नियम तो यही है, हाथों को बार बार साबुन से धोएं। दूसरा नियम यह कहता है, तीसरा नियम यह कहता है कि 2 गज की जो दूरी है अभी भी जरूरी है, इसे मुहावरा ना माने, इसे उपयोग में लाएं। छींकते समय खास तरीका अपनाएं, केहूनी को लगाएं और तब छींकें। खुद के स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहें, जिससे कि आप बच सकते हैं। फेफड़ों को प्रभावित करने वाली चीजों से बचें, यानी कि तंबाकू, सिगरेट जो अगर पीते हैं तो जरा बचिए। अभी बेवजह घर से बाहर निकलना भी बंद करें। तो एक के बाद एक जो स्लाइड है वो हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीन क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की सुगबुगाहट चल रही है, कई जगह डेल्टा प्लस वेरिएंट भी डिटेक्ट हो चुका है। इसके अलावा कोरोना वायरस के स्ट्रेन से 40 से 50 गुना अधिक ये संक्रामक है, इसलिए डरना जरूरी है। वैक्सीन से संक्रमण की गंभीरता काफी कम होगी, इसलिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। अगली स्लाइड हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर वैक्सीन लगवाने के फायदे क्या थे। वैक्सीन अगर आपने लगवाई, अगर नहीं लगवाई है तो क्यों लगाना जरूरी है, ये हम इसे रिपीट कर रहे हैं क्योंकि डरना जरूरी है कोरोना से, क्योंकि आपका डर खत्म हो गया, हालांकि आपने उसे भूला देने की में कोई कसर नहीं छोड़ी है। डॉक्टर टीना राय हमारे साथ है, डॉक्टर सोनाली है, डॉक्टर निगम प्रकाश शिशु रोग विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर निगम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। और हम जानना चाहेंगे आपसे कि जिस वेरिएंट की बात की जा रही है, जिस तरीके से कोरोना को भगाने के लिए हम लोगों ने खुद को उस दायरे में रखा, नियमों को अपने आसपास रखा, एक चादर उसकी हमने लगाई, लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि फिर से एक बार आंकड़े जो ग्राफ में हमें नजर आता है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इसे क्या माने कि लोग जो जागरूक थे वस्तुतः और सही जानकारी के मुताबिक वो जागरूक कभी थे ही नहीं, ये कह सकते हैं? ये बिल्कुल आपने सही कहा और हमको भी ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हमारी जनता जो है वो जैसे भी कहें आप, वो डर के मारे भले ही वो अंदर थी और जैसे ही डर खत्म हुआ और ये कायदा कानून थोड़ा सा रिलैक्स किया गया
तो एक बैग देखा गया कि भीड़ जो है सड़कों पर उतर आई है और उसमें से कई लोग जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद विषय है और इसी कारण मैं कहता हूं कि हालांकि पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि तीसरी लहर बहुत ही कम प्रभावी होगी और लग रहा था कि वो चूंकि द्वितीय लहर बहुत अधिकांश डिग्री की थी, इसीलिए लग रहा था कि तीसरी लहर जो है वो नाम मात्र की होगी, लेकिन ऐसा अब जो है प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि हमारी जनता जो है फिर से सड़कों पर इस तरह से आ गई है और इतनी ढिलाई हो गई है कि हमको लग रहा है कि फिर से पुनः तीसरी लहर का आना अवश्यंभावी है। और खास करके जब हम लोग एक नए स्ट्रेन की बात करते हैं, ये डेल्टा प्लस जो स्ट्रेन है वो B617.2, ये एक बहुत ही गंभीर स्ट्रेन है, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि अभी करीब 85 देशों में भी इसकी जाने की संभावना हो गई है। तो इसीलिए ये बहुत ही भयंकर स्थिति है। अगर हम लोग नहीं संभले तो शायद हम लोग किसी फिर गंभीर सिचुएशन में आ जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर निगम, आप बता पा रहे हैं क्योंकि आप बच्चों का इलाज करते हैं, तो बच्चे तो अनबोलते होते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, कहां दर्द है, वो बता नहीं पाता। तो इसे समझने के लिए हम तो मानते हैं कि अगर चिकित्सकों की पूरी लिस्ट है उसमें सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो आप लोगों की होती है, क्योंकि आप लोग जो व्यक्ति बता नहीं पाता, जो बच्चा बता नहीं पाता, उसका इलाज करते हैं। लेकिन इस समझदार जो टोली जो बैग लेकर घूम रही है पटना की सड़कों पर विभिन्न जिलों में, इसे कैसे समझाया जाए? इनके लिए कहां से कोई डॉक्टर नई पढ़ाई करके आएगा? ये बात भी बहुत बिल्कुल सही है कि अब इसके लिए कौन ये ज्ञान दे उन लोगों को। और सचमुच में अगर बच्चों को बचाना है, मैंने पहले भी कहा है कई बार कि बच्चों को अगर बचाना है तो जितने बड़े हैं, अभिभावक हैं उनको जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर खास करके मेंटेन करना है और उनको अनावश्यक बाहर निकलना एकदम बंद करना होगा, क्योंकि बच्चे के इर्द गिर्द जो है वो एक कवच है बड़ों का, और अगर बड़े नहीं संभले तो बच्चों को होना ही होना है। और याद रखिए कि पहली लहर में करीब 3.8% था और उसके बाद जो द्वितीय लहर आई उसमें करीब 12% बच्चे अफेक्टेड हुए। इसीलिए ये मान के चलें कि इस बार भी अगर प्रतिशत के तौर पर हम देखें तो बच्चों की संख्या बढ़ जरूर सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें एक कैविएट भी है कि बच्चे कभी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से इसके शिकार नहीं होते हैं। ये एक संतोषजनक बात है। जी। और इसका कारण बहुत है, उसमें खास करके है कि बच्चों में एक ऐसा रिसेप्टर होता है, वो नहीं होता है जो वायरस को कंबाइन करता है। और इसके अलावा भी बच्चों में चूंकि इम्यूनाइजेशन बार बार दिया जाता है, इसकी वजह से भी बच्चों में प्रतिरोधक शक्ति थोड़ी अच्छी होती है और बच्चों में ये वायरस उतना गंभीर सिचुएशन नहीं लाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सावधानी बहुत ज़रूरी है, सतर्कता बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके अभी के माहौल में जब एक बैग ये जो भीड़ बाहर निकल पड़ी है, तो हम लोगों को जरूर अपनी जनता को आगाह करना पड़ेगा कि तीसरी लहर अवश्यंभावी है। चलिए, तीसरी लहर तो आ रही है। डॉक्टर निगम प्रकाश बता रहे हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ, पूरा बिहार नहीं पूरा भारत जानता है इनके बारे में। अगर ये कह रहे हैं ठीक है, भगवान ने कुछ, कुदरत ने कुछ बच्चों को दिया है, तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर से लाकर कुछ उन्हें ऐसा दे दें कि जिससे अपनी जान आफत में पड़ जाए और फिर रोते और चिल्लाते, क्योंकि उस कदर हमने खुद को परेशान देखा, लोगों को मरते देखा, अपनों को हमने देखा इस दुनिया को छोड़ते हुए, ऑक्सीजन के लिए मारामारी हमने कर दी, हर तरफ आपाधापी मची हुई थी। उस समय को जरा याद कीजिएगा और उसके बाद जब कदम अपने घर से बढ़ाइए तो जरा सोचिएगा कि आप जो कदम बढ़ाने जा रहे हैं 1 किलो आम के लिए, तो यह आम कहीं आपके लिए खास न बन जाए और इस खास कोरोना को लेकर आप घर में प्रवेश न कर जाएं। हमारे साथ डॉक्टर सोनाली भी हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सोनाली, किस तौर पर इसे आप देख पा रही हैं? जागरूकता बढ़ाने के लिए जरूरी था कि एक हर वर्ग के डॉक्टरों को हम यहां पर लाएं, हर उस चिकित्सक को यहां पर लाएं जिनकी उपयोगिता लोग समझते हैं। निगम प्रकाश की बातें लोग मानेंगे क्योंकि बहुत पुराने डॉक्टर हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यंगस्टर्स भी हैं, वो भी सामने आए, वो भी समझाएं। क्या मेडिकल साइंस तो अपनी तरफ से लगा हुआ है, लेकिन वो समझाने वाली दवा क्या
कहीं आपको सुनने में आई है कि कोई ऐसी दवा है जिसके मुंह में 2 खुराक जाते ही लोग समझने लगेंगे, जागरूक हो जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि लापरवाही बहुत ज़्यादा लोग बरत रहे हैं। मास्क के बिना ही बाहर भीड़ रास्तों में, मार्गों में दिख रही है। अगर हम अपनी प्रेग्नेंट लेडीज़, गर्भवती महिलाओं के लिए देखें तो डेफिनेटली उनके लिए अगर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हो गई हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो घर में बैठ पाएंगे, उनको चेकअप के लिए जाना ही जाना है। पर थोड़े से प्रिकॉशंस वो ले सकती हैं। जैसे आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं, आप अपॉइंटमेंट ले करके जाएं, ताकि आपको वहाँ पर वेटिंग टाइम आपका कम हो जाए, अस्पतालों में, क्लिनिक पर भीड़ ना हो। दूसरी बात, बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग मुझे समझ नहीं आ रहा लोग क्यों भूल रहे हैं। मास्क जो है, अगर आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और फ्रीक्वेंट हैंड सैनिटाइजेशन, ये 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आप जो है चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जो नया जो वेरिएंट आ रहा है, कैसा असर देगा प्रेगनेंसी में, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, अभी तो हम लोग को मतलब कोई भी जब नया स्ट्रेन आता है तो डेफिनेटली वी नेवर नो कि उसकी एपिडेमोलॉजी क्या होगी, अपने समाज को, अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, इसका महिलाओं पे क्या असर पड़ेगा, इसके जो गर्भ में पल रहा है शिशु है उस पर क्या असर पड़ेगा। ये सब चीजें तो समझने में समय लगता है, पर जो भीड़ है, जो लापरवाही लोगों द्वारा हो रही है, रास्ते में निकल जा रहे हैं, बहुत सी महिलाएं आ रही हैं जिनका ये कहना, जिनसे अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछिए तो दे आंसर करेंगे कि मैडम लॉकडाउन था इसलिए हम नहीं निकल पाए। अरे ये लॉकडाउन आपकी सुरक्षा के लिए लगाया गया था। लॉकडाउन लगाने का मतलब ये नहीं था कि आपको बंधन में रखा जाए, ये समाज के लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। हाँ, जरूरी काम के लिए निकले, घर से निकलने के पहले एक बार जरूर सोचें कि क्या ये काम 2 लोगों के बजाय 1 लोग कर सकते हैं, क्या इस काम के लिए मेरा जाना आवश्यक है। और अगर आपको बहुत ही आवश्यक कामों के लिए जाना भी पड़े तो मास्क के बिना मत जाएं। घर में आते ही हाथ, पैर और मुंह को अच्छे से सैनिटाइज करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने लाइफ में, अपने जीवन शैली में योगा, प्राणायाम एवं एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। आज भी जो फेफड़ों का जो इन्फेक्शन हुआ है उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि जिन लोगों ने कोविड के बाद अपने जीवन शैली में रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और योगा प्राणायाम को स्वीकार किया था, वो डेफिनेटली उनका रिकवरी रेट बाकी पेशेंट्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा रहा था। चलिए, लोगों ने 2020 हमने देखा, काढ़ा बहुत पिया था लोगों ने, उसके बाद दांतों में झंझनाहट शुरू हो गई। उसके बाद किसी डॉक्टर ने बताया कि कोई अंग्रेजी वाला कोई टूथपेस्ट है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर टीना राय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर टीना, जरा हमें ये बताइए कि कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो लोगों को समझाना भी है, उनका इलाज भी करना है, और डॉक्टर साहब से वो पूछ रहे हैं कि जो हथियार का इस्तेमाल आप हमारे मुंह में करने वाले हैं वो ठीक ठाक है, तो डॉक्टर भी डरे हुए, मरीज भी डरे हुए हैं, तो कैसे इसे संभाल रही हैं? और जो तीसरी लहर आ रही है, वैसे में कैसे उस पब्लिक को हम जगा पाएंगे, उस जनता को जगा पाएंगे? जी, अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट हमारे इंडिया में एंटर कर चुका है, उसके 40+ केसेस हम देख चुके हैं। तो अभी मेरी प्रैक्टिस में भी मोर देन 70% जो भी केसेस आ रहे हैं, अभी कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स आ रहे हैं, जी जी। उनको ये एक मन में डर है कि कोविड के बाद जो हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स है, जिसको हम अभी म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जान रहे हैं, जी जी। तो सबसे ज़्यादा कंसर्न्स जो है अभी डेंटल पेन को लेके, स्वेलिंग को लेके, तालू में एक कालापन जो है, नाक से एक ब्लैक डिस्चार्ज का निकलना, मसूड़ों में खून का आना और अचानक से दांतों का हिलना, तो ये सब तकलीफ़ों के साथ अभी लोग आ रहे हैं प्रैक्टिस में। तो उनको समझाना एक चैलेंज ज़रूर हो जाता है, क्योंकि अभी वो कोविड से रिकवर हुए हैं, तो और भी उन्हें मेडिकल कंडीशन से अभी लोग मान रहे हैं कि आप तक जब पहुंचते हैं लोग तो मास्क लगा लेते होंगे कि डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, मास्क लगा लेते हैं, और जैसे ही इलाज करवाया वहां से मास्क को पीछे से ही तो हटाना है, इस तरफ कान की तरफ से हटा करके चल दिए फिर अपने रास्ते। नहीं, ये सब मैं पहले जब भी कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, प्रोटोकॉल्स है, सब फॉलो किया जाता है, और इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया जाता है। जब भी आप चेयर पे बैठे हैं, डेंटल चेयर पे बैठे हैं, तभी मास्क को आपको हटाना है। उसके बाद जब मैं पेशेंट की काउंसलिंग कर रही हूँ, बिफोर एंड आफ्टर द चेकअप, उसके बाद आपको मास्क को पहन लेना है। तो ये जानकारी, ये जागरूकता देना अभी बहुत ज़रूरी हो गई है।
और म्यूकर माइकोसिस के केसेस जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पटना में आईजीएमएस में जिस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, सर्जरीज चल रही हैं, तो वो केसेस अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस कंसर्न के साथ पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, मैं उनको अच्छे से काउंसिल करती हूँ। कोविड अप्रोप्रिएट डेंटल जो बिल्कुल एक अच्छी बात आपने कही डॉक्टर टीना, आपने अच्छी बात कही कि इलाज तो करना ही है लेकिन उनकी काउंसलिंग भी करनी है। तो कितने ऐसे समझदार लोग हैं, डॉक्टर निगम प्रकाश तो पुराने डॉक्टर हैं, इनकी बात तो बीच में कोई मरीज हिम्मत भी नहीं करता होगा काटने की, तो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुनता होगा जो भी मरीज या फिर उनके परिजन जो है पहुंचते होंगे। तो डॉक्टर निगम प्रकाश जरा ये बताइए, दो काम करना है आपको, एक तो चिकित्सा भी करनी है, इलाज भी बढ़िया करना है, दूसरा समझा कुछ ऐसा देना है उसके दिमाग में वो फार्मूला अट जाए। लेकिन जब 7-8 फॉर्मूले लगाकर उनको भेजते हैं, भारत सरकार तो समझा रही है, डॉक्टर भी समझा रहे हैं, पत्रकार होने के नाते हम भी समझा रहे हैं, तो ये जो वक्त हमारा और आपका जा रहा है समझाने में, तो इसका क्या असर पड़ता है? कितने लोगों को, अगर औसतन देखें कितने लोग समझदार हैं, समझ पाते हैं? और खासकर ग्रामीण और शहरी इलाकों की अगर हम बात करें तो ज्यादातर क्या कौन से लोग ऐसे हैं जो आसानी से समझते हैं, उसका पालन करते हैं? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि इस मामले में चाहे वो शहर के लोग हों या ग्रामीण लोग हों, ग्रामीण लोगों में तो पहले से ये चीज दिमाग में व्याप्त है कि ये बीमारी कोई खास है नहीं, ये ज्यादा मीडिया की जनित बीमारी है, ऐसा दिमाग में रखते हैं लोग। लेकिन शहर के लोग तो सब कुछ जानते हुए और हर तरह का स्टैटिस्टिक्स देखते हुए, ये आंकड़े जो हैं सब लोगों के सामने आते हैं, रोज आते हैं, और कितनी भयावह स्थिति है ये सब लोग जानते हैं, और उसको जानने के बाद भी ऐसी गलती करते हैं। खास करके जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा भी लूज किया जाता है तो वो देखिए कि सारी लापरवाही शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत ही दुखद विषय है हम लोगों के लिए कि न सिर्फ ग्रामीण जो कि थोड़ा अनपढ़ हैं, बल्कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो भी इस तरह की हरकत करते हैं। और यही कारण है कि हम लोग इस बीमारी, वैश्विक महामारी को आप ये मत समझिए कि चला गया है। मैं आपको, हर जनता को आगाह करना चाहूंगा कि अभी आप ये मत मान लीजिए कि ये वैश्विक महामारी चली गई है, और जैसा इसका एक नेचर होता है, वैश्विक महामारी का एक स्वभाव होता है कि 3 से 4 बार लहर आती है। जी जी। लहर, बाकी लहर जो है हो सकता है द्वितीय लहर से बहुत कम हो, लेकिन ये लहर आएगी, और इस लहर को अगर हम चाहते हैं कि डिले करना या एकदम प्रभावशाली नहीं होने देना, तो उसके लिए हम लोगों को बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हर क्षण करते रहना पड़ेगा, न सिर्फ इस साल बल्कि अगले साल। और डॉक्टर निगम, जैसा कि डॉक्टर सोनाली कह रही थी कि हमें ये पता नहीं है, ठीक है, जो गर्भ में शिशु पल रहा है, जो बच्चा पल रहा है, तो ये जानकारी नहीं कि तीसरी लहर या फिर उसका जो वेरिएंट है वो किस तरीके से अटैकिंग होगा या फिर कैसा होगा। लोग यही कह रहे हैं कि दूसरा वाला ज्यादा खतरनाक था, तीसरा उससे थोड़ा कम होगा और 2020 की तरह होगा, यानी नुकसान ज्यादा नहीं होने वाला। एक बात तो लोगों ने दिमाग में बिठा ली है जो आप भी कह रहे हैं। तो जब हमें पता नहीं है, अदृश्य शत्रु है, तो इसे मारने के लिए जो तमाम उपाय हैं वो तो हथकंडे लोगों ने बता दिए कि भाई ऐसे रहना है, बच के रहना है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर, हाथ धोते रहिए, और अगर पकड़ा जाते हैं यानी कि कोरोना चपेट में ले लेता है तो 4 से 5 ऐसी दवाएं हैं जो सिम्टम बेसिस पर आप चला सकते हैं। हमें जरा ये बताइए, आप कैसे इन चीजों को लेकर या फिर भविष्य को लेकर चिंतित हैं? हम चाहेंगे कि आपकी बात लोग बहुत ध्यान से सुने निगम प्रकाश जी, और ये जान पाएं कि जब बच्चों का इलाज होगा, क्योंकि ये खतरा खासकर बच्चों को लिए कहा जा रहा है, वैक्सीनेशन अभी हो नहीं पाया, शुरू नहीं हो पाया, तो ऐसे में आपके लिए क्या चिंता का विषय है? कैसे केस आ सकते हैं, क्या हो सकता है, प्री कोविड क्या होगा, उनका पोस्ट कोविड क्या होगा? दिमाग में तो ये बातें चलती होंगी। बिल्कुल। तो इसमें देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम लोगों को आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा प्लस की जो सुगबुगाहट हो रही है, डेल्टा प्लस एक बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि वो इम्यून एस्केप को वो ये कर जाता है, ये इम्यून एस्केप को इम्यून को एस्केप कर जाता है, कहने का मतलब। जी जी। तो ऐसी स्थिति आती है कि वो इम्यूनिटी, मतलब उसमें हो सकता है कि वैक्सीन भी उतनी इफेक्टिव ना हो पाए। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसको कि हम लोग को समझना पड़ेगा। जी जी। इसीलिए डेल्टा प्लस को आसानी से नहीं लिया जा सकता है। एक तो नंबर 1 ये हुआ। दूसरा ये है कि हम लोग ये मान के चलें
कि बच्चे जो है वो इस बार थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं, भले ही उनमें सीरियसनेस कम हो। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोगों को खास करके अपनी जनता को बहुत क्लियर शब्दों में बताना पड़ेगा कि अभी भी आप जो है खतरे से बाहर नहीं हैं, और अभी आपको सारी उन चीजों का पालन करना पड़ेगा जो आप कर रहे थे। और भले ही आप जो है कभी बहुत जरूरी हो तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अनावश्यक तो अभी भी बाहर न निकलें, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। और वेंटिलेटेड जो है आपका मकान अगर नहीं भी है तो चारों तरफ की खिड़कियों को खोल करके रखें। वेंटिलेशन का भी बहुत बड़ा महत्व है इसमें जी। तो एक तो ये हो गया, और उसके अलावा जैसा कि अभी बताया हमारी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सोनाली ने भी, कि योगा और प्राणायाम भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, साथ में संतुलित खाना, और खास करके जो बच्चों में ओबेसिटी भी आजकल हो गई है, क्योंकि बैठे बैठे रहते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिसका कि विश्लेषण होना है, लेकिन खास करके मैं आगाह करूंगा कि जो बहुत फैटी चीज है, तली हुई चीज है, ये ज्यादा बच्चों को न दें, और बच्चों को थोड़ा सा फिजिकल वर्कअप घर के अंदर भी करवाने की कोशिश करें। और खास करके अब धीरे धीरे स्कूल भी हो सकता है खुले, लेकिन उसके पहले ही घर में जब बंद हैं बच्चे, तो उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट को भी करने के लिए उनसे इंटरेक्शन ज्यादा करें, जिससे कि कम से कम वो साइको सोशल उनका एक डेवलपमेंट भी साथ में होता रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये अहम जानकारी आपने दी। हम डॉक्टर सोनाली के पास ही चलते हैं। डॉक्टर सोनाली, आप एक्टिविस्ट भी हैं, और समाज में जिस तरीके से अभी जो सामाजिक तानाबाना है उसमें जो भूमिका लोगों की बढ़ी है, हालांकि जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, खासकर जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, जो एक बीच के दायरे में, और एक बच्चे हैं, तो तीन जो श्रेणी है वो किस तरीके से खुद को संभाल रही है। पहले युवाओं ने ये कहा था कि हमें तो होगा ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब हुआ तो चारों तरफ से आवाजें आने लगी, रोने की, धोने की और विवशता की। क्या इस बार क्या देखती हैं आप जब लोगों के बीच जाती हैं? तो जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी, स्पेशली मैं युवाओं से कहना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारी जो युवा अवस्था, जो युवा वर्ग होता है, इनके लिए क्वालिटी, दो टर्म्स होते हैं। एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका जो है ना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आप चाहो कि आगे हम अपने फ्यूचर में कुछ भी करना चाहें या कुछ भी आगे बढ़ना चाहें, तो सबसे ज़रूरी यही होता है कि हमारा स्वास्थ्य, हमारे हाथ पैर सही सलामत रहें। तो युवा वर्ग बहुत ज़्यादा मैं फील करती हूँ कि लापरवाही करता है, चाहे सड़कों पे मास्क के बिना निकलना। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ अपनी शान समझ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर आपको कोविड हो गया, हो सकता है, देखिए, हो सकता है कि आप कोविड के बाद बच जाएं, पर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में सपोज आपकी बॉडी में कोई डेबिलिटी हो जाती है, आपकी वर्किंग आप कैपेसिटी को वो अफेक्ट कर देता है, तो ये भी हमारे समाज के लिए, अगर हम फ्यूचर जनरेशन में देखें, तो एक बहुत बड़ा लॉस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो प्रेग्नेंट महिलाएं हो या बच्चे हों, सभी वर्गों के लिए नियमित व्यायाम बहुत ही जरूरी है। लाइफ को सिडेंटरी नहीं बनाना है, अपनी लाइफ को एक्टिव रखना है। जो व्यायाम की हमारी कैटेगरीज होती हैं वो हर वर्ग के हिसाब से अलग-अलग है। कि एक्टिव रहना है तो उसका ये मतलब नहीं है कि गेट खोलकर बाहर चले जाइएगा दौड़ लगाने के लिए, घर में ही एक्टिव रहना है। डॉक्टर निगम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए। डॉक्टर टीना, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सोनाली, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी थी, लेकिन ये जो चर्चा है वो लगातार चलने वाली चर्चा है, क्योंकि लोगों को समझाना जरूरी है। खबरें लगातार जारी हैं।